अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में खुशामदीद। हफ्ता भर 3 मामलात बहुत ही ज़ेरे बहस रहे हैं। आज हफ्तावार तातील है, मगर इसके बावजूद इन 3 मामलात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। मामलात हैं एहतिसाब के, पंजाब के और 2018 के इंतखाबात के। तीनों मामलात 2 साल से इल्जामात की, तहफ़्फ़ुज़ात की और सवालात की जद में हैं। नैब के लिए ये हफ्ता इस हवाले से ज़रा सख्त रहा है कि रवां हफ्ते का आगाज़ पीर के रोज़ ख्वाजा बरादरान की ज़मानत के तफसीली फ़ैसले के इजरा से हुआ था। इस फैसले में नैब की अहलियत और नीयत पर संजीदा सवालात उठाए गए। फिर इसी रवां हफ्ते के वस्त में जुमेरात के दिन नैब मुकदमे लाखड़ा पावर केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और एक बार फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने नैब के दौरान तफ्तीश, गिरफ्तारी के इख्तियारात पर, नैब के तफ्तीशी अफसरान की तहकीकात पर और 30 दिन में करप्शन फैसलों के मुतालिक जो इम्कानात हैं उन पर बात की, सवालात उठाए। फिर इस हफ्ते का इख्तिताम हुआ हफ्ते के रोज चेयरमैन नैब की जानिब से अदालत उज़्मा में दाखिल करवाए गए जवाब पर। चेयरमैन साहिब ने जवाब में कहा है कि 30 दिन में एहतसाब मुकदमा निपटाना मुमकिन ही नहीं। अदालत उज़्मा ने नैब मुकदमात में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दिया, तो नैब ने जिम्मेदारी डाली है आला अदालतों पर कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट के उसूल पामाल करके हुक्म इम्तिना जारी कर देती हैं। इसके अलावा पंजाब में सब अच्छा है का तासुर दिए जाने के बावजूद सब अच्छा नहीं है। बुज़दार साहिब एक हफ्ते में 3 बार वजीर आज़म से मिल चुके हैं। बुज़दार साहिब को वजीर आज़म का मुकम्मल एतमाद तो हासिल है, फिर करार क्यों नहीं आता? एक बार फिर चौधरी बरादरान को नैब से नोटिस मौसूल हुआ है, जिसकी टाइमिंग ऑपोजिशन के इल्ज़ाम के मुताबिक पंजाब में किसी गड़बड़ का तासुर देती है और हुकूमत नैब गठजोड़ का शोर फिर बरपा होता है। मामला 2018 के इंतखाब का भी है। 2 साल हो चुके, 2 साल बाद भी इलेक्शन सिलेक्शन की बहस जारी है, मगर ऑपोजिशन किसी कार्रवाई से आरी है और 2 साल की हुकूमती कारकर्दगी अवामी रद्द-ए-अमल की सतह पर कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। मगर ऑपोजिशन अगर 2 साल बाद भी हुकूमत को कारकर्दगी के ग्राउंड पर नॉकआउट करने के बजाय धांधली के इल्ज़ामात का सहारा ले, तो फिर हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन की कारकर्दगी भी शक के दायरे में आ जाती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हफ्ता भर 3 मामलात बहुत ज़ेरे बहस रहे हैं, क्यों रहे हैं, आखिर आने वाले दिनों में क्या होने को है और ये मामलात किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ा प्रेस्टीजियस पैनल मौजूद है। रऊफ क्लासरा साहिब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, इफ्तिखार अहमद साहिब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, मोना आलम साहिबा हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रऊफ क्लासरा साहिब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जो जवाब जमा कराया गया है चेयरमैन नैब की जानिब से, एहतसाब के अमल में जो ताख़ीर है, जिम्मेदारी डाली गई है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, 2 टोक आपसे आगाज़ में ही बात पूछना चाहूँगी। क्या पाकिस्तान में शफाफ एहतसाब मुमकिन है? मुमकिन है तो कैसे, और अगर नहीं है तो क्यों? बड़ा आपने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया है और मुझसे पहला सवाल पूछ लिया है, क्योंकि इसका मेरा ख्याल है कोई अगर मगर के बजाय अगर ब्लांटी जवाब दिया जाए तो आपके सवाल में जवाब है कि वो लोग जो खुद हुक्मरान हों, जो खुद फैसले करते हों, जिनके फैसलों की अकाउंटेबिलिटी होनी है, वो कब चाहेंगे कि इस मुल्क में कोई ताकतवर कोई एहतसाब हो और किसी का एहतसाब किया जा सके। आज जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, बिलावल भुट्टो साहब को कल, वो कह रहे थे जनाब कि खुद हम बनाएंगे, हमारा अपना एक नया इफेक्टिव होना चाहिए। मुझे याद है कि जब यहाँ पे ये पीपल्स पार्टी आई थी 2008 में, उस वक्त भी नैब की तनख्वाहें रोक दी गई थी, नैब का बजट रोक दिया गया था। गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उसके बाद आपको याद होगा जरदारी साहब सदर थे, दोनों नैब के क्योंकि मुलजिम रह चुके हैं, तो एक आ जाते बंदे के अंदर उसमें थोड़ा सा एंगर, गुस्सा होता, फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन, आप और मैं भी होते तो यही करते। तो उन्होंने आके नैब के बजट वगैरह उन्होंने रोक दिए और उस पर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने रोला डाल दिया, यहाँ पे नवाज लीग ने डाल दिया, वो नैब के सबसे बड़े हामी बन गए थे, देखें जी बड़ी ज्यादती हो गई है। और एक स्टेज पर उन्होंने कहा जनाब नैब को खत्म करते हैं, हम अपना ला लाते हैं। आज भी रिकॉर्ड में चीजें पढ़ी, मैं रिपोर्टरों में आता जाता रहूँ, पार्लियामेंट में कमेटी में बैठा हूँ। 5 साल तक एक ड्राफ्ट लेके आई थी पीपल्स पार्टी और ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी लेके आई थी। 5 साल तक ये एग्री नहीं कर सके थे कि नैब का आप इसको नैब को खत्म करके कोई नया यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी टूल लाएं, तो वो क्या होना चाहिए। ये 5 साल की मैं बता रहा हूँ, आज भी रिकॉर्ड पे चीजें वहां पे उसमें पड़ी हैं। लॉ मिनिस्ट्री की जो इनकी वहां पे ये आप कैसे कैमा कमेटी है, ये 5 साल तक लड़ाई होती है और हम रिपोर्ट करते रहे कि आज इन्होंने ये इतराज कर दिया फलान। मकसद क्या था, दोनों को पता था कि हमने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, क्योंकि दोनों पे मुकदमे थे केसेस है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं, आपने उनके बयानात उनके पढ़े होंगे, जब तक पीपल्स पार्टी या दीगर लोग जो हैं तो उनके लीडरान जो हैं उन पे केसेस हो रहे थे तो वो ठीक था।
वो बेहतर थे। लेकिन जो ही उनके केसेस का रुख हुआ इनकी तरफ, यहाँ पे हाउस ऑफ शरीफ की तरफ, आपको याद होगा तमाम लोगों ने बयान दिए, बड़े सख्त सख्त बयान दिए, और नैब को उन्होंने कहा ये होता कौन है नैब, आप उनके बयान उठे एजाज सादिक साहब के, परवेज ये रशीद साहब के, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के, मियाँ साहब के, शबाज, ये सब के हैं। सो उससे ये हुआ कि किसी को एहतसाब सूट नहीं करते, क्योंकि हुक्मरानों के साथ एक प्रॉब्लम है जिससे होते, अभी भी हम वही देख रहे हैं। मैं इमरान खान साहब पे बात करूंगा कि जब आपका बिजनेसमैन जो है, अगर मेरी शुगर मिल है, मैं हुकूमत के साथ बिजनेस कर रहा हूं, मैं ठेके ले रहा हूं, मैं वहां से कोई ना कोई आप उस पर फेवर्स ले रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, मैं सब्सिडी ले रहा हूं। अभी आपने देखना उन्हें 30 बिलियन रुपीज की शुगर की सब्सिडी है, नाम निकालें तो सारी वही 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्हीं का खानदानों के, उन्होंने खुद पैसे बांटे हैं। अब जब कल को इसकी इंक्वायरी होने लगेगी, कोई इनसे पूछगछ करने लगेगा, वो चाहे इमरान खान साहब की पार्टी के लोग हों, इनके दोस्त हों, जो हम उनके नाम देख रहे, रज़ाक दाऊद साहब को मुसलसल नाम आ रहे, जहां तरीन साहब का है, नदीम बाबर का आया, और बहुत से लंबे लिस्ट मखदूम यहाँ पे इसका खुसरो वगैरह का है, इनकी अपनी मिलें हैं। या पंजाब में देखें, वहां पे हाशिम बख्त का हमने देखा, उन्होंने बैठ के वो जो सब्सिडी थी उसमें 46 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया अपने भाई की मिल को रहीम यार खां में दिया है। ठीक। सो इन लोगों को कब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सूट करेगी? लिहाजा इन आके लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि आपने एहतसाब को नहीं आने देना, आपने इस पर क्वेश्चन उठाने हैं, रेज करने हैं। और बदकिस्मती से नैब के चेयरमैन ऐसे आते रहे, ब्यूरोक्रेट थे, पहले हमने देखा 2-4 ब्यूरोक्रेट लगे, इससे पहले इन्होंने फौजी वहां पे आके लगे, वो चेयरमैन लगे, उनकी अपनी कहानियां थी, उन्होंने अपनी डील्स की, अपनी सेटलमेंट की। सो ये पाकिस्तान ये अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं बना, हाँ करप्शन के लिए बना है, फेवर्स के लिए बना है, यहाँ पे अपने मफादात के लिए। आपके ताजर, आपकी मर्केंटाइल क्लास, आपके बिजनेसमैन, बड़ी माजरत के साथ आपने जितनी गुफ्तगू की, अगर एहतसाब नहीं होना, भी करेंगे क्लासा साहब, एहतसाब नहीं होना, और आपके ख्याल में अगर ये इख्तियार और इख्तियार वालों का हो ही नहीं सकता, तो फिर नैब क्यों है इस मुल्क में? बस आप और मुझे एक गोली दी हुई है, उन्होंने ट्रक की बत्ती लगी हुई, आवाम को लगा हुआ है, और दूसरा आपने एहतसाब करना होता है दूसरे बंदे का। जब आप पावर में, आज मतलब इमरान खान साहब आजकल हैं, इमरान खान साहब अपनी पार्टी के बंदे का किसी का हिसाब नहीं होने देते, ना किसी को टच करने देते, ना नैब को जरूरत होती है। नैब कहता भी है कि अगर हमने इनके बंदे पकड़ लिया हुकूमत गिर जाएगी। वो अपनी पार्टी का नहीं होने देते। शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब आते वो अपने लोगों का नहीं होने देते। इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब एंड कंपनी, उन पे खैर थे, उनका इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं था, लेकिन फिर भी आपको याद होगा फसी बुखारी साहब को वो लेके आए थे, वो उन्हीं की प्रपोजल थी, उन्हीं के बंदे थे। इससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में मिलिट्री अगर रहे हैं, 3-4 नाम में ले दे, तो जन अमजद को हटाया गया, क्योंकि उसके बाद चौधरी को और बाकी लोगों को बेल आउट करना था, आपने कैबिनेट बनानी थी अपनी शौकत अजीज की, लिहाजा आपने नैब के केसेस खत्म किए। फिर उसके बाद खालिद मकबूल साहब आ गए जनरल, उसका मुनीर हफीज साहब आ गए। आपके सामने जिस तरह के उन्होंने बैठ के नैब को इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए कि आप आए हुकूमत में शामिल हूं, नहीं होंगे तो नैब आपको पकड़ लेगा। तो नैब का काम आपके मुखालफों को पकड़ना था, कोई नैब का काम बैठ के कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी थी। और नैब ने, मुझे कहने दे, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बड़े अच्छे ऑफिसर्स भी बैठे हैं, इन लोगों ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं नैब में, लेकिन आपकी पॉलिटिकल आपकी रिक्वायरमेंट थी। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इनको ये नवाज शरीफ साहब को 2000 में दिया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब के साथ डील की, उनको एनआरओ हुआ 2007 में हुआ। इसके बाद हमने देखा अभी की बातें हो रही हैं, फिर पार्लियामेंट में इन्होंने वोट डाले हैं ये इसके एक्सटेंशन के लिए, जो अभी डाले गए मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ के लिए। जब ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग होगी, बैठ के आप देखेंगे कि इसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि हमने इसे वोट लेना है, इसको हमने वजीर बनाना है, इससे हमने मुद्दत मुलाजमत लेनी है, तो फिर ये कुछ होगा जो हो रहा है आपके सामने। ठीक है, बड़ा खुल के आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। मोना साहिबा, जो रऊफ क्लासा साहब भी बात कर रहे हैं कि जो एक इंप्रेशन बनता है, अंदर काबिल लोग भी बैठे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इंप्रेशन हमारे सामने आता है, और एक इस तरह की चीज़ है कि जिसने डिलीवर नहीं करना बट उसको यूज़ किया जाना है, उसने इस्तेमाल होना है। तो जो जवाब सवाल हुए हैं नैब और आला अदलिया के दरमियान में, क्या मामला किधर जाएगा? क्योंकि नैब की एग्जिस्टेंस को लेकर भी अपोजिशन सवाल कर रही है कि इसके वजूद के ऊपर भी बात की जा रही। क्या कोई तसादुम की तरफ मामला जा रहे हैं? सबकी तोपों का रुख नैब की तरफ है। शुक्रिया आयशा, बहुत तफसील से वैसे तो रऊफ साहब ने इसका पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नैब के हवाले से दिया है। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में कोई एहतसाब का अमल दूर दूर हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा होता हुआ। एहतसाब बेसिकली इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग के टूल पर ही रिवायती तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये पूरा फिनोमिनन ही मुझे बड़ा फ्लॉड लगता है जब हम खास तौर पर पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करते हैं। बिल्कुल उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अपनी जगह है, पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनाना और किस तरह से लोगों को जोड़ना तोड़ना, ये तमाम जो मरहला था ये इस पूरे एक टूल के जरिए हुआ। अच्छा, फिर मुझे इससे पहले की भी जो अमल था एहतसाब का, मुझे उसके ऊपर भी जाहिर है हम सबको सख्त तशवीश है। सैफुर रहमान साहब के अंडर जो कमीशन था वो भी कौन सा कोई एहतसाब करता था, उसका भी यही मकसद था, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। फिर वहां से जो एक चीज चली है, फिर वो नैब ने भी जाहिर है उस चीज को मजीद आगे बढ़ाया जितना बढ़ाया जा सकता था।
एक्चुअली मतलब मैं समझने से ये कासिर हूँ, और ये बात मुझे लगता है कि बहुत दफा हो भी चुकी है कि कोई भी जेन्युइनली इस एहतसाब के अमल को जेन्युइन एहतसाब नहीं बनाना चाहता है। देखिए, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं अंधाधुन करप्शन हो, कोई भी ये नहीं कहेगा तो मोना साहिबा, क्या आप भी रऊफ क्लासरा साहब की उस बात से मुत्तफिक हैं जब आप कह रही हैं कोई भी जेन्युइन एहतसाब नहीं चाहता? 2018 के बाद आने वाली हुकूमत भी जेन्युइन एहतसाब नहीं चाहती? देखिए, बिल्कुल मुझे इसमें कोई दूसरी राय मुझे नहीं लगती है कि जेन्युइन एहतसाब कभी भी इस मुल्क में एक तो नहीं हुआ। अगर कोई चाहता भी है, मैं ये भी एक बात करती चलूं कि अगर कोई चाहता भी है, कोई अगर एक दो लोग कोई बीच में इस किस्म के होते हैं जो कि ख्वाहिश रखते हैं कि स्टेटस को तोड़ा जाए, तो उनके आड़े बहुत सारी कुव्वतें आ जाती हैं जो कि उस स्टेटस को से मुस्तफीद होती हैं। ये बात भी एक हमें समझने वाली हमारे लिए है। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत में बड़े जेन्युइन लोग थे जो चाहते थे जब 2008 से 2013 तक केस अमल को ठीक किया जाए। नून लीग उस वक्त आड़े आ जाते थे, वो उनको कहते थे कि जी उनकी वजह से हम नहीं कर रहे। उनके अपने अंदर से आवाजें उठना शुरू हो जाती थी कि नहीं, ये हम दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा मौसर टूल है अगर हम अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको इस्तेमाल करें। दीगर भी जो पावर्स दैट बी हैं, तो उनको ये एहतसाब का अमल सूट करता है। तो बेसिकली बात ये है कि इस वजह से ये स्टेटस को की जो एक चीज है, इसको कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। एक तो मैं इस पे बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हूँ, मेजॉरिटी। और अगर कोई माइनॉरिटी ऐसी है जो इसको तोड़ना चाहती हो, तो उसके आड़े जो कुव्वतें आती हैं उनके आगे नहीं चलती। तो कुछ तोड़ना नहीं चाहते, कुछ मजबूर हैं कि कर नहीं सकते इफ्तिखार साहब, मगर आला अदालतें ये कहती हैं कि नई अदालतें बनाई जाएं। एहतसाब 120 अदालतें, 3.25 अरब के लगभग रकम दरकार है। अब ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं कि हुकूमत ना दे सके। अब आपसे सवाल ये है, यहाँ तो एहतसाब के निज़ाम पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्या मामला तादाद का है या इस्तेदाद का है? मेरा ख्याल है ये सारा जो फलसफा दिया जा रहा है ना कि कोई रुकावट डाल रहा है इमरान खान के रास्ते में, मैं इस फलसफे से इत्तेफाक कतई तौर पे नहीं करता। दुरुस्त। इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। माजी में अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे धड़े जो थे वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े नहीं होते थे, और अब तो इतने वाज़े तौर पे खड़े हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ द ISI मौजूद ना हो, हाँ वो कोई भी छोटे से छोटा तकरीब हो या बड़ी से बड़ी तकरीब हो। तो ये बात बड़ी वाज़े है कि ये सब एक हैं। अगर अफवाज पाकिस्तान भी नहीं चाहती कि एहतसाब हो, और अगर इमरान खान जैसा बहादुर, ज़ीरक, जिद्दोजहद करने वाला पॉपुलर लीडर जिसने हाईएस्ट वोट हासिल किए, अगर वो भी नहीं कर रहा, तो फिर उसके रास्ते में रुकावट कौन है? क्या आप उसके रास्ते में रुकावट परवेज खट्टर को समझते हैं? आई एम वेरी सॉरी। क्या आप उसके रास्ते में रुकावट अलीम खान को समझते हैं? आप नहीं समझते हुकूमत के पास इतना वोट बैंक नहीं था, उसने बहुत से इत्तेहादी मिलाए हैं, उन इत्तेहादियों के मामलात होंगे। अगर वो उनके आयशा मेरी बात तो सुन लेना, यही तो प्रॉब्लम है कि आप बात तो सुनते नहीं किसी की। आपने इन दो दोस्तों की बात सुनी, मेरी बात भी सुन लेना। मेरे पास एक एंटीथीसिस है। जी जी। एंटीथीसिस मेरा ये है कि क्या जरूरत है परवेज अली की, क्या जरूरत है अलीम खान की, क्या जरूरत है परवेज खट्टर की? उनकी जरूरत है कि इमरान खान के एक ने जरूरत दिखाने की कोशिश की। कल के अखबारों की हेडिंग थी कि 82 लाख से 3 अरब रुपया कैसे बना लिया। मैं नहीं मानता। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर गरीबों के दुश्मन इक्तदार में हैं, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की दौलत आवाम तक पहुंचे। इफ्तिखार साहब, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि गरीबों के दुश्मन इल्जाम। मैं चैलेंज करता हूँ, इल्जाम लगाने की बात है, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा। आई एम नॉट अब्यूजिंग एनीवन। सर डेमोक्रेसी है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है। इफ्तिखार साहब, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। I have a right to criticize the present government. I am not abusing. I am not saying A, B, C, D is corrupt. Not at all. Not at all. I am saying that they don't want to do it. दुनिया की कोई ताकत उनको एहतसाब करने से नहीं रोक सकती। कोई परवेज अली, कोई मुन्नस अली, कोई GDA का एक आधा मेंबर जुर्रत नहीं कर सकता जब अफवाज पाकिस्तान उनकी पुश पे हैं, और अफवाज पाकिस्तान वो मिलके एक ऐसा मुआशरा लाना चाहते हैं जो साफ और सुथरा हो। या तो आप कह दें कि ये दोनों ताकतें भी नाकाम हैं, तो फिर तीसरी ताकत कौन है? रजाक दाऊद है तीसरी ताकत। अगर रजाक दाऊद है तीसरी ताकत, तो फिर आई कैन जस्ट प्रे फॉर दिस कंट्री।
सर, जो आपने बात उठाई क्लासा साहब, ये मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी क्योंकि 2 साल मुकम्मल हुए इंतखाबात को, अपोजिशन की जानिब से भी बड़ी आवाज़ें उठाई गई इन 2 साल के ऊपर और हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर भी। और जब इफ्तिखार साहब ने भी फिक्रा बोला, हुकूमत ये कहती है कि वो तो नीचे तबके को ऊपर लाने के लिए उनका मंशूर था, एहसास प्रोग्राम और बहुत से इक़दामात और फिर वो नौकरियों घरों की बात। इस 2 साल के पीरियड को पूरा होने पर क्लासा साहब आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कहाँ रेट करते हैं कारकर्दगी, इंतखाबी वादों की तकमील, एहतसाब, दाखिली सलामती, फॉरेन फ्रंट, मतलब है कहीं तो कुछ हुआ है 2 साल में? असल में जो प्रॉब्लम हुआ इमरान खान साहब को खुद और उनके हामियों को स्पेशली एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन जो रेज होते हैं, अब खान साहब में और उसमें पीपल्स पार्टी में या नवाज में, इनमें क्या फ़र्क था? मतलब ऑलरेडी 2 पार्टी जहाँ चल रही थी, 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था, जो छोटी मोटी पार्टी थी, तो लोग इमरान खान साहब को क्यों लेके आए, या क्यों उन्होंने उनको वोट डाला, या क्यों पॉपुलर लीडरशिप की शक्ल में वो सामने आए? एक ही फ़र्क था अगर मुझसे पूछें इनमें इमरान खान साहब और दीगर पार्टीज़ में। एक तो यह था कि इमरान खान साहब पहले पावर में नहीं आए थे, टेस्ट नहीं हुए थे। घोड़ा जैसा कहता रेस के घोड़े को टेस्ट नहीं किया गया था कि जब मैदान में जाएगा और डर्बी रेस में ये दौड़ेगा तो क्या उसके रिजल्ट देगा। उम्मीदें थी कि मुमकिन है घोड़ा बहुत ये तेज जीतेगा, दौड़ेगा, जीतेगा और डर भी जीत जाएगा, फेयर एनफ। उम्मीद रखना कोई बुरी बात भी नहीं होती और लोग दुनिया में नए नए ऑप्शन आके उस पर ढूंढते भी रहते, फेयर एनफ। अब खान साहब के पास जो उसमें आप कह सकते एज था कि बाकी पार्टी 2-2, 3-3 दफा पावर में आई हुई थी, वो वजीर आजम बने हुए थे, लोग ने उनको टेस्ट भी किया हुआ था, उनकी वीकनेसेस, उनकी आप कह सकते अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब लोगों के सामने थी। खान साहब की कोई अच्छाई बुराई लोगों के सामने नहीं थी। मैं सिर्फ उसकी गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत के हवाले से कोई लोगों को नहीं पता था ये कैसे डिलीवर करेंगे। और तीसरी उनकी जो बड़ी ताकत थी वो पोलिटिकल मोरालिटी कह लें या अखलाकी, अब उस मोरालिटी की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ मॉरल ग्राउंड्स कह लें, कि इमरान खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े थे, क्योंकि अगेन कि उनका पता नहीं था, लोगों को एक्सपोजर नहीं था कि क्या करेंगे। सो उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया जो कि सबसे आप कह सकते हैं दुनिया में आसान काम भी है, सच में आकर सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी है। जब हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं तो लोग फिर आपको हाई मॉरल ग्राउंड पे टेस्ट करते हैं। फिर ट्रायल आपका बेंचमार्क आप इतना ऊपर ले गए थे इमरान खान साहब कि हर बात पर उन्होंने कहा जी मैं हुआ तो ये नहीं करूंगा, मैं हूंगा तो ये नहीं होने दूंगा, मैं हुआ तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। लोगों ने उन पर बिलीव करना शुरू कर दिया कि हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं। खान साहब जो है फाइनेंशियल करप्ट नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, दुनिया भर से मैं लोग ले आऊंगा और मैं ओवरनाइट चीजें बदल ले लूंगा। अब ये सारे वादे दावे के साथ है और लोगों ने उन पर बिलीव किया। और ये कोई आप बिलीव करें या मुना साहबा करें या उस पर हमारे दोस्त इफ्तिखार अगर किसी की बात पे बिलीव करें, ये जुर्म नहीं होता, क्राइम नहीं होता कि लोगों को पहले दिन कहे नहीं यार क्या आप गलत कह रहे हैं। आपको लोगों को आके आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। लोगों ने ट्रस्ट किया कि फेयर एनफ, 2 लोगों को हमने देख लिया। अब जरा खान साहब को देखते हैं। अब खान साहब मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो ट्रेजिक फला है, वो कहते हैं ग्रीक ट्रेजिडीज में, शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज में एक लफ्ज होता है जो हीरो होता है, जब उसका फाल होता है, जिवाल होता है, अगेन उसका कोई ना कोई ट्रेजिक फला होता है, कोई बहुत बड़ी वीकनेस होती है उसकी, कोई फैसला गलत कर बैठेगा, कोई मूव गलत कर बैठेगा जिसके बाद जिवाल हो जाएगा, मारा जाएगा, वट जो भी कहें। तो खान साहब का सबसे बड़ा अगर मुझसे ट्रेजिक फला पूछें कि जो हाई मॉरल ग्राउंड लेके ये पावर में आए थे, वो हाई मॉरल ग्राउंड पहले दिन से डे 1 में कह रहा हूं, खबर मलिका वाला केस जब आया था, आपको पता पाक पत्तों ने पुलिस वालों को आगे पीछे तोड़-फोड़ जो भी की थे, सारा केस है। तो खान साहब पहले दिन से अपने हाई मॉरल ग्राउंड लूज करने उन्होंने शुरू किए और उनको पता होना चाहिए था, उनका जो फॉलोअर है पढ़ा लिखा है, उनके एनिमीज बड़े पावरफुल हैं, मीडिया उनको चेक करेगा, उनके बेंचमार्क, उनके दावों पे ही उनको आके जज किया जाएगा। अब लोग कहते नहीं जनाब देखें सियासत में ऐसे होता है, भाई ऐसे नहीं होता। आप लोगों ने खुद अपने बेंचमार्क हाई किए थे, लोगों की बड़ी आपकी तादाद में 1.5 करोड़ लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया। आज आप कहते नहीं जनाब कि आप ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, ये करप्शन भी बड़ी जरूरी है, करप्ट लोग भी बड़े जरूरी हैं, ये अलाइज अगर मार धाड़ कर रहे हैं, यहाँ ठेके ले रहे हैं, यहाँ पे आपके वीट के, शुगर के या आपके बाकी स्कैंडल आ रहे हैं, बिजली घरों के स्कैंडल आ रहे हैं, तो आप कुछ ना क्या होता है, नहीं होता सर। आपने बेंचमार्क सेट किया। सो इन 2 सालों में मुझसे अगर पूछें, इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जो नुकसान अपना किया है कि हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने लूज किए हैं। वो हाई मॉरल ग्राउंड और आप बेंचमार्क की बात में अगर वो यहाँ आके ठहरा कि वो कहते थे यू टर्न लेते लेते मैं आखिर वजीर आजम बन ही गया, टेस्ट नहीं हुए थे लेकिन तैयारी क्या थी, और मोना आलम साहब और इफ्तिखार अहमद साहब क्या समझते हैं कि 2 साल कैसे रहे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। 2 साल मुकम्मल हुए गुज़िश्ता आम इंतखाबात को और इस हुकूमत को जो नया पाकिस्तान की बात की जाती थी। अब ब्रेक से पहले क्लासरा साहब जब बात कर रहे थे
तो उनका कहना था कि पहली बार है, टेस्ट नहीं थे, सवाल उठता है कि तैयारी कैसी थी और उसकी बहुत से वादे और यकीन दहानियां करवाई गई थी। इफ्तिखार अहमद साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने लोगों के साथ बात की, हम आवाम में गए, जानने की कोशिश की। अभी भी ऐसे अवाम मौजूद हैं जो भरोसा करते हैं, जो कि इमरान खान साहब कप्तान बात करते हैं, उनको टीम पर एतराज़ है। वो कहते हैं अच्छी टीम नहीं मिली, टीम कमज़ोरी है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, साथ अच्छे लोग नहीं जुड़े हुए। आपके ख्याल में क्या वाकई मामला काबिलियत सलाहियत से ज़्यादा अच्छे लोग, यानी कि ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो होने चाहिए थे, जिनका बताया गया था? देखें, बात यह है कि उनके पास अच्छे लोग लाजमी तौर पे होने चाहिए थे, क्योंकि जो आदमी 20-23 साल से जद्दोजहद करता है उसके सामने विजन तो है, होगा ना कि उसने कैसे दुरुस्त करनी है चीज़ें। मैं नहीं मानता कि वो एकदम इक़्तिदार में आ गया और उसको कुछ मुश्किलात का इल्म नहीं था। अगर आप माजी के इमरान खान के सारे स्टेटमेंट सुन लें जो टेलीविजन के पर मौजूद हैं, तो उसमें वो इमरान खान और है, और ये इमरान खान जो पिछले 2 साल से है, ये इमरान खान कुछ और है। तो इससे समझ आता है कि इमरान क्या मतलब है, आप उन्हीं के विजन की बात कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले और इमरान खान थे और आज और इमरान खान। इसलिए वो विजन, उसमें क्लैरिटी है, उसमें वजाहत है, उसमें आज नहीं है। अगर आज होती तो फिर मैं और आप ये बैठे बातें तो न कर रहे होते। और मुझे अभी फोन आया है, उन्होंने गालिबन आपका प्रोग्राम देख रहा है, उसने कहा कि जितने नाम आपने लिए ना, ये सब उनकी सियासी जिंदगी है। और इफ्तिखार साहब, आप तो ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते नहीं हैं। हर हुकूमत में फ़ायदे उठाने वाले गिरोह मौजूद होते हैं, उसके बगैर हुकूमतें चलती नहीं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर 8 बिलियन रुपए का टैक्स कंसेशन दिया गया। अब मुझे पता है कि ये बातें जो लोगों को पता है, आम लोगों को पता है, क्या इमरान को नहीं पता थी? इमरान ने क्या तैयारी की थी? पहली बात है कि इमरान के पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। ये जो अब टाइगर फोर्स की शक्ल में एक आदमी सियालकोट का इकट्ठे कर रहा है और उसने कल 300-400 बंदे इकट्ठे किए और तासर इमरान खान को ये दे रहा है कि सारे मुल्क में लाखों लोग हो गए हैं, ये है प्रॉब्लम। जब तक आपके पास टीम नहीं होगी, आपका मैसेज गली गली महल्ले महल्ले ले जाके अमली तौर पे इफ्तिखार साहब, आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं। आपने 22-23 साल की मेहनत की बात की, आपने ये कह दिया वो जानते नहीं थे मुश्किलात क्या होगी, आप उनके विजन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर आप अगली लाइन में कहते हैं उनके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। यही तो हुकूमत में है, वजीर आजम है, 1.5 करोड़ वोट लेकर आए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट। इट्स नॉट माय कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज हिज कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेरा तजाद नहीं है, ये उसका तजाद है। जो शख्स एक बात कहता रहा, उसकी तैयारी में अब हामिद खान कहाँ है जो उसके साथ था? वो जज साहब कहाँ है जो उसके साथ थे शुरू के लोग? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये सारी सोच की, ये चीज बनाई कि हम समाज में ये तब्दीलियां करेंगे? और ये फ्रंट, ये इमरान उनका स्पोक मैन था उस पूरी टीम का। नौजवान लगता था, हीरो लगता था। आप वो वर्ल्ड कप की जीत के आया हुआ था, वो खुल के बात कर रहा था, उसको समय रखा हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त, उसके पास जमात अगर होती तो आज ये मसाइल तो ना होते जो हमें। यानी किसी भी शहर के अंदर अगर महंगाई है, अगर लूटमार हो रही है, चीजें महंगी बिक रही हैं, वहां का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर नहीं डिलीवर कर पा रहा, तो क्या इमरान को ये पता नहीं था कि ये सारे का सारा रियासत का निजाम जो है इन ब्यूरोक्रेट के जरिए चलता है? क्या वो समझता नहीं था? क्या उसके पास ज़हीन लोग नहीं थे? क्या उसके पास ऐसी बुरी इक्तिसादी टीम थी कि पहले इक्तिसादी टीम बनी और 2 साल में इक्तिसादी टीम भाग गई? ना कोई टैक्स, उसको पता टैक्स कहां से आने हैं। वैलिड पॉइंट इफ्तिखार साहब, अब बड़े आपने क्लैरिटी से इसको एक्सप्लेन किया कि तजाद का है। मोना साहिबा, आपसे सवाल थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में रखना चाहूंगी। 2 साल बाद ऑपोजिशन आज कारकर्दगी से ज्यादा इंतखाबात पे बात कर रही है। हमने गुज़िश्ता 2 दिन में देखा कि इंतखाबात 18 कैसे थे, क्या था क्या नहीं था। क्या 2 साल बाद भी आज हुकूमत की कारकर्दगी, अवाम के मसलों पर बात करने की बजाय 18 के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना, ये जस्टिफाइड ऑपोजिशन या ऑपोजिशन को खुद समझ नहीं आ रही कि उसको ऑपोजिशन कैसे करना है? देखिए, जहाँ तक ये बात है, एतराज़ तो देखिए पहले दिन से उठा। ये RTS सिस्टम वगैरह का बैठना, बहुत सारी चीज़ें 2018 के इंतखाबात में ऐसे थी जो कि सख्त सवालिया निशानात उठाती थी। लेकिन अपोजिशन ने, और ये सबका फ़र्ज था, ये तो मैं सिर्फ अपोजिशन को नहीं कहती, ये मैं हुकूमत को भी कहती हूँ, उनका भी फ़र्ज था, क्योंकि 2013 के इंतखाबात के बाद उन्होंने भी ऐसे ही जो सवालिया निशानात थे बहुत सख्त किस्म के उठाए थे उस वक्त के इलेक्शन को लेकर। तो ऑब्वियसली
उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि अब जब वो एक इलेक्शन जीत के आए हैं और उनकी जो अब उनके साथ जो अपोजिशन है उनको भी इसी किस्म के एतराजात उठ रहे हैं, तो उन्होंने भी उसको उसी तरह से प्रूव करवाना था। मगर तब इमरान खान साहब ने परसू किया था, सड़कों पर रहे थे, क्या इस ऑपोजिशन ने 18 के इंतखाबात को लेकर मामले को उठाया, लीगल फोरम्स पर गए, कहीं दिखाई दिए कि हमें एतराज है सिवाय सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत? उन्होंने आयशा जैसे वो एक कमेटी उन्होंने बनाई थी फौरी तौर पर कि जी इसको हम प्रोब करेंगे, फिर उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से अब हमने फौरी तौर पर कमेटी बना दी है, हमारे लिए तो कमेटी नहीं बनी थी, ये भी हमें साल लग गए थे, ये एक उन्होंने बात की। लेकिन खैर मेरे हिसाब से दोनों की जिम्मेदारी थी, ऑपोजिशन की भी थी, गवर्नमेंट की भी थी। ऑपोजिशन की ज्यादा थी क्योंकि वो डायरेक्ट अफेक्टी थे अगर इस इल्जाम से, लेकिन गवर्नमेंट की भी इस वजह से थी क्योंकि जब 2013 के इंतखाबात में वो अपने आप को बतौर अफेक्टी सामने लाए थे, उन्होंने कितना अग्रेसिवली आपने खुद बताया कि इस चीज को परस्यू किया था, तो वो ये बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। लेकिन हत्ता ज्यादा ये ओनस बिल्कुल अपोजिशन जमातों पे था, उनको इस बात पे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जाहिर है वो भी कुछ कदगनों में और अपोजिशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे कहने दें कि जी जो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जो कि अपने इल्जामात को सही मानते हुए भी उस लेवल पे कभी परस्यू नहीं कर पाए। जनाब शहबाज शरीफ ने बल्कि पिछले साल ही उन्होंने इस पर्टिकुलर कमेटी से भी वो अलहदा हो गए थे जो कि रिगिंग की एलिगेशंस को प्रोब करने के लिए बनाई गई थी पार्लियामानी कमेटी। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है मोर और लेस कुछ रहा नहीं। फिर ये पूरे एक साल के अरसे में कुछ ऐसी खास कोई जद्दोजहद, कोई ऐसी हिकमत अमली ऑपोजिशन की तरफ से नजर नहीं आई कि अच्छा चले आपने वो कमेटी तर्क कर दी, आपने पार्लियामानी ऑप्शन तर्क कर दिया, लेकिन फिर आपने क्या किया कि ऑपोजिशन की या जो रिगिंग की एलिगेशंस है आप उसको आगे लेकर चलते। अब बिल्कुल ये बात है कि 2 साल बाद गवर्नेंस का भी एक पहलू है जिसके ऊपर अब बात की जा रही है, रिगिंग का पहलू तो आप खुद पीछे छोड़ चुके हैं, ये बात सही है, तो वो अब लोगों को थोड़ा जहनों में दोबारा रिफ्रेश करनी पड़ रही है कि अच्छा हाँ ये भी इनका एतराज था। ठीक, अब बिल्कुल ये बात सही है कि इसकी ज्यादा परसेंटेज जो है वो इसका एपिसेंटर होना चाहिए गवर्नेंस के मामलात पर, जब हम 2 साल बाद बात करते हैं। और गवर्नेंस के मामलात में भी खास तौर पर ये जो ट्रिकल डाउन एक है ना इफेक्ट के जमीनी लेवल पर जो वसाइल हैं वो मुंतकिल हों, मुझे इसकी एक बात, मुझे सबसे बड़ा ये लैक और ये लैप्स नजर आता है। जैसे पंजाब में जो पिछला सेटअप था उसको वाइंड अप बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब वो कर दिया गया था, नई कानून साजी फिर की गई, जो भी हुआ, इलेक्शंस नहीं हुए और इसकी वजह से बहुत बड़ा एक डर्ट आया। मैं इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहूंगी, अदर देन द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो कि अभी इफ्तिखार था पहले ही कह चुके हैं, और ये जो पॉपुलिस्ट तकारीर लेकिन अनपॉपुलर डिसीजंस, ये एक जो तजाद दो चीजों में है, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि स्विंग वोट सबसे ज्यादा पड़ा था जनाब इमरान खान को, स्विंग वोट, अनडिसाइडेड वोट, जो कि ठीक है मौलाना साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक से आके पंजाब पर ही बात करनी है कि पंजाब में क्या वाकई सब अच्छा है, लेकिन जाने मुख्तसर एक कमेंट क्लासरा साहब आपसे चाहूंगी कि एपीसी को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं आने वाले दिनों में ईद के बाद। आज नून लीग का भी इजलास एक रहा है जहां से खबरें कुछ इस किस्म की हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर उनकी शिरकत मशकूक हो सकती है। मैं जो ऑपोजिशन का सवाल करी वो जानना चाह रही हूँ आपसे कि इख्तिदार में तो शराकतदारी होती है, इख्तिलाफ रहता है, ये ऑपोजिशन के किस बात पर इख्तिलाफात हैं या साथ बैठना और अदम एतमाद के मामलात हैं? इसमें सारा साहब ज़ाहिर है इसमें मफादात की बात होती है, और ये पीपल्स पार्टी और ये नवाज शरीफ साहब का या इनकी पार्टी का, इसको देखें नवाज लीग और पीपल्स पार्टी माजी में ये एक दूसरे को यूज़ और अब्यूज़ करते रहे और उसको जब भी किसी पार्टी का दाव लगा है तो उन्होंने एक आके दूसरी पार्टी के साथ अलायंस किया, अलायंस करते हुए उन्होंने पावर दैट बीट के साथ उन्होंने बैठ के उन्होंने डील्स की। 2 जल्दी से क्विक मैं आपको बताऊंगा, 3 एक मैं बता सकता हूँ रेफरेंसेस के तौर पर। आपको याद होगा नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जो है वो बेनजीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ को वो लाहौर में बैठ के उन्होंने वो बना दी थी, उन्होंने एक मुश्तरका अलायंस बन गया था 2000 की बात करूँ जनाब मुशर्रफ की। अब एक तरफ नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ अलायंस बना रहे थे कि हम जनाब मुशर्रफ का स्ट्रगल करेंगे, साथ में अटक के उनके किले में जनाब मुशर्रफ और बाकी पार्टी से खुफिया मुज़ाकरात भी हो रहे थे डील करने के, और वही कुछ हुआ। उन्होंने बेनजीर भुट्टो का उन्होंने क्लाउड इस्तेमाल किया, उसका थोड़ा सा उनके पॉलिटिकल टेरर इस्तेमाल किया और वो डील लेके निकल गए। उसके बाद अब आके बेनजीर भुट्टो साहब को मौका मिला 2006-7 में, उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और जो ही दबाव बढ़ाया कि अब हम जाएंगे पाकिस्तान में, दोबारा हम अपनी वहां पे एक आके दबाव बढ़ाएंगे, तो बेनजीर भुट्टो साहब ने एनआरओ कर लिया जनाब मुशर्रफ के साथ, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कंधे इस्तेमाल किए। और सेम हमने बाद में देखा 2008 में जरदारी साहब भी, फिर नवाज शरीफ साहब भी, इनकी खुफिया मुलाकातें, आना जाना।
सो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसका दौर लग गया जहां पे उन्होंने डील कट कर ली। अभी भी यही देखेंगे, दोनों पार्टी देख रही होंगी, नवाज साहब की पार्टी और या शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी के, कहां किसका दौर लगता है, और जिसका दौर लग गया तो उसके बाद उसने डील कट कर लेनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी और के साथ। दोनों को पता है कि हमने एक दूसरे को इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप ठीक एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा क्लासरा साहब, इसके बाद आप करते हैं। आप सियासत में एक दूसरे को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, पंजाब में आने वाले दिनों में क्या होने को है, कौन किसको इस्तेमाल कर जाएगा, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में क्या हो रहा है, कहा जाता है सब अच्छा है मगर है ऐसा नहीं। क्लासरा साहब 3 मुलाकातें हो चुकी, मुतबादिल कहते हैं नहीं, पूरे भरोसे का इजहार किया, मगर जब वजीर आजम यहाँ थे तो पंजाब में करप्शन का खुलेआम जिक्र करके गए हैं, तो मुतबादिल कहाँ ढूंढा जा रहा है? मेरा ख्याल इमरान खान साहब इस पे कन्विंस नहीं है। वैसे तो अपने बहुत सारे उनके करीबी लोग कहते हैं कि खान साहब पहले हैं उनके खिलाफ बात नहीं सुनते थे, फिर ऐसा ऐसा चेंज है, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, फिर तीसरी स्टेज है, उन्होंने कहा चलें ओके लेट्स फाइंड द रिप्लेसमेंट, के रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है इनकी। तो वो जब उस पर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि चौधरी साहबान है वो भी चाहते हैं केक में से हमारा हिस्सा भी देना चाहिए, तो फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो चाहते हैं कि जनाब कि हमारा बंदा आना चाहिए, फिर वहाँ पे ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ बरादरी हैं, जट हैं, हराई हैं, उनके आपस में उनकी आप कैसे टग ऑफ वार है। और खान साहब फिर आखिर पे कहते हैं जी आप बताएं, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे अपने 100 बंदे 183 या 84 बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, एक आध वोट की वजह से हुकूमत बनी हुई है। अब अगर हम लाते हैं और 2-3 बंदे भी आगे पीछे हो गए जो वजीर आला बनना चाहते थे या जिनके ग्रुप्स हैं, तो हुकूमत आपकी गिर जाएगी। अब ये वो बात है जिसकी वजह से सारे ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो चुप करके बैठ जाते हैं। सो ये मेरा ख्याल वन ऑफ द मेन ये उस पर रीजन है कि उनके पास कोई प्रॉपर कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ रही। अगेन कोई ऐसा बंदा भी ढूंढा जा सकता है या मिल सकता है जो कि चौधरी साहिबान के करीब हो और ताल्लुक पीटीआई से रखता हो? मेरा ख्याल अलीम खान साहब हो सकते हैं, फिर वही हैं, वो चौधरी को भी बड़ा करीब हैं और ये पीटीआई से भी हैं, और माशाल्लाह उनके पास पैसा भी बड़ा है, जहाज़ भी है, उनके पास एक अपनी बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी भी है, तो वो दीगर ये उस लवाजमात भी पूरे कर सकते हैं। फिर तो वही हो सकता है मेरे जहन में फौरी तौर पर, तो उन्हीं का नाम आ रहा है अलीम खान साहब। मोना साहिबा, एंड जो पंजाब में हलचल और साथ ही चौधरी बरादरान के नैब के मामलात खुल जाना, ये क्या समझ रही हैं कि किसी नई सेटिंग की तरफ भी मामला जा रहा है या फिर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा? नहीं आयशा, मुझे तो लगता है वही पुरानी तनख्वाह पे काम होना है। ये आज से 1 साल पहले भी इस किस्म की बाज़गश्त जरूर थी, लेकिन एंड में हमें पता है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने हत्ता ये 2018 के इलेक्शन से कुछ रोज पहले ही उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन वो वैसे उनके जाती तौर पर आपको पता है बड़े मरासिम उनके करीब के हैं वजीर आजम इमरान खान से, तो ऑब्वियसली वो तो ही इज गोइंग टू स्टे। और इसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि कोई ईगो इशू या कोई ईगो की टसल ना बन जाए, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा गया था उनका इंतखाब करते हुए और उनको सिलेक्ट करते हुए इस जगह के लिए, सौदे के लिए, कि जी कोई ऐसी कोई पावरफुल शख्सियत ना आ जाए जिसका कोई ईगो क्लैश हो जाए। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान आपको पता है एक बड़ी थिन मेजोरिटी पर थे पंजाब में, फिर उन्होंने इत्तेहादी और दीगर अरकान को मिला के फिर उन्होंने हुकूमत बनाई, बिल्कुल नेक टू नेक की बात थी नून लीग और पीटीआई के अरकान में, अगर मेंबर कौमी प्रोविंशियल असेंबली में देख लें तो वो उन्होंने जब ये इतनी मुश्किल से जब ये तमाम लोगों को इकट्ठा करके किया एक मामला, तो फिर अब वो ये भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे कि वो डायरेक्टली पंजाब के अफेयर्स को लुक आफ्टर करें। कभी भी उन्होंने केपी में इतने चक्कर या कभी भी इतने उन्होंने दौरे नहीं किए केपी के जितने पंजाब के वो करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, वो शुरू दिन से चाहते भी यही थे। तो एक ईगो का इशू ना हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी ना आए जो कि खुद अपनी बात को आगे से इम्पोज करे, ये भी बहुत मद्देनजर चीज रखी गई थी। तो इस क्राइटेरिया पर भी पूरे उतरते हैं जनाब उस्मान बुज़दार। इफ्तिखार साहब, ईगो का इशू ना हो वो तो ना हो सका, मगर कारकर्दगी और गुड गवर्नेंस पंजाब यकीनन चाहता है, मांगता है, हर जगह सवाल है। तो ये तो इमरान खान साहब भी गुज़िश्ता दौरे में यहाँ सवाल उठा के चले गए, ये बुज़दार साहब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उनको ला के दी जाएगी, कैसे अवाम को नजर आएगी? पहली बात तो है कि आपको किसने कहा कि इमरान खान ये सवाल उठा के चले गए? उन्होंने खुद करप्शन की बात की है, खुद करप्शन की बात है, पता नहीं क्या कैसे रिपोर्ट हुई है, कौन इसका रावी है और क्या इसकी। सर ये तो मीडिया में रिपोर्ट हुई है, उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो ये खुद कहते हैं कि अजला के अंदर और अजला के नाम लिए हैं कि वहां पर करप्शन हो रही निचली सतह तक। जी 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 माजरत कहिए। आयशा जी जी, मोना ने कहा ना वो पंजाब में क्यों आते हैं, इसलिए कि केपीके में उनकी बहुत मेजॉरिटी है, पंजाब में उनकी थिन मेजॉरिटी है,
और दूसरी बात है, मैं मोना की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि उस्मान बुज़दार और इमरान खान एक चीज हैं, इनके मुफादात एक हैं, ये इकट्ठे रहेंगे जब तक मुफादात में बहुत शदीद खिंचाव पैदा न हो जाए, जाती मुफादात में। लेट मी रिपीट माई वर्ड्स, जाती मुफादात में कोई अनहोनी ना हो जाए। सर जाती मफादात और अवामी ओहदे, मैं तो समझ नहीं पाई इस बात को। आप नहीं समझ पाई तो आपको भी कुछ वक्त चाहिए, 10, 20, 30 साल और चाहिए उम्र के। ठीक, आपको रऊफ खलासा की वो शागिर्दी करनी चाहिए, वो समझाएगा। सर आप खुल के बताएं ना, अवाम भी समझे, अवामी ओहदों पे बैठे लोगों की मैं बातें नहीं करना चाहता, अवाम सब समझते हैं, अवाम सब समझते हैं कि जो रिंग रोड की कहानी है ये किस किस्म की कहानी है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से किरदार हैं। छोड़िए इन बातों को, हम संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका सवाल था पंजाब के बारे में, गवर्नर तो भूल गया है ही कोई नहीं, लेकिन इमरान खान और बुज़दार साहब के जब तक जाती मुफादात एक हैं, ये इकट्ठे रहेंगे और बुज़दार की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जितना पैसा बुज़दार के इलाके में लग रहा है, रऊफ खलासा गवाह होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड क्लासरा साहब, तो इसका मतलब है कि अवाम को गवर्नेंस दरकार नहीं या गवर्नेंस कहीं तरजीह नहीं? सॉरी दोबारा बताइएगा। गवर्नेंस तरजीह नहीं कहीं या अवाम को दरकार नहीं? मेरा ख्याल है अवाम भी कभी उसने अवाम ने कोई रोला नहीं डाला। अवाम भी उसी, वो जब भी बात हो रही अपनी उसी तनख्वाह पे वो भी काम करते रहे हैं। ये हुक्मरानों को भी पता है कि कितना आपने इनको आके इनको एम्पावर करना। जैसे मोना कह रही थी कि इनकी सीरियसनेस देख लें हमारे पॉलिटिशियंस की। 10-10 साल से पंजाब में हुकूमत में रहे, इन्होंने वहाँ पे 2 चीज़ें नहीं की। इन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं किया, बल्कि उसको कट की पावर्स इन्होंने लाज लेके आए, उसको टूथलेस किया इन्होंने। अच्छा, यहाँ से नेशनल फाइनेंस कमीशन लेके जाते हैं, यहाँ से पैसे सूबे, उन्होंने PFC नहीं बनाया, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया कि यहाँ से पैसा लेके गए हैं तो बाकी उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। सो ये सूट नहीं करता इनको गवर्नेंस सूट ही नहीं करता। मैं बहुत माजरत चाहूंगी, क्लासा साहब है ना एहतसाब सूट करता है ना गवर्नेंस सूट करती है। इफ्तिखार साहब, रऊफ साहब, मोना आलम साहिबा, तमाम का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह।